एनवायरनमेंट क्लियरेंस की जो प्रोसेस है उसमें इम्प्रूवमेंट और डिसेंट्रलाइजेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये कुछ स्टेप्स लेने जा रही है। और इसमें क्या है कि जो नॉन कोल माइनिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका कुछ हिस्सा केंद्र सरकार राज्य सरकारों को ट्रांसफ़र करने का सोच रही है। ये नॉन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट कौन से हैं, जैसे कि आयरन ओर, बॉक्साइट, बेस मेटल, लाइमस्टोन, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो नॉन कोल माइनिंग से जुड़े हैं। केंद्र सरकार की मंशा है कि इसमें जो 500 हेक्टेयर तक के जो माइनिंग लीज के जो क्षेत्र हैं उनका एनवायरनमेंट क्लियरेंस स्टेट लेवल से होना चाहिए। और स्टेट लेवल से होना चाहिए का मतलब ये है कि स्टेट की जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी है, जिसको कि आम बोलचाल की भाषा में सिया के नाम से जानते हैं, तो उसके मार्फत एनवायरनमेंट क्लियरेंस 500 हेक्टेयर तक की जो लीजेस हैं उनको दिया जा सकता है, या अधिकार उनको दिया जा सकता है। अभी क्या पोजीशन है? अभी जो पोजीशन है कि सिया जो स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी है, इसके पास 250 हेक्टेयर तक के नॉन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट को एनवायरनमेंट क्लियरेंस देने की पावर है। और कुछ साल पहले तक तो 250 हेक्टेयर की पावर भी नहीं थी, उससे भी कम क्षेत्र को में माइनिंग लीज में एनवायरनमेंट क्लियरेंस ग्रांट करने की पावर्स थी। तो ये जो चेंज है ये करने का केंद्र सरकार ने फैसला किया है। ये एक जो स्टेप है ये एक फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप है। और सरकार का ये मानना है कि स्टेट की जो एजेंसीज हैं, सिया वगैरह है, ये अब सक्षम है कि माइनिंग से जुड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके एनवायरनमेंट क्लियरेंस को देने के लिए। इसकी वजह से केंद्र सरकार ने फैसला किया। उसका कारण क्या है? केंद्र सरकार का ये मानना है कि पहले से ही कोल के जो प्रोजेक्ट हैं जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उनमें 500 हेक्टेयर तक के जो माइनिंग लीजेस हैं कोल प्रोजेक्ट के, वो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, सिया दे रही है। तो उसके पास अब इतना अनुभव है कि नॉन कोल जो माइनिंग प्रोजेक्ट हैं जिसमें कि 250 हेक्टेयर तक की जो लीजेस हैं स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। तो मानना ये है केंद्र सरकार का कि अब सिया के पास और उनकी जो एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी है, स्टेट एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी, उसके पास पर्याप्त अनुभव है कि 500 हेक्टेयर तक की जो नॉन कोल माइनिंग लीजेस है उसकी भी एनवायरनमेंट क्लियरेंस ये दे सकते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने फैसला किया है। और इसमें ये है ध्यान दें कि जो ये जो माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं ये एरिया ही बढ़ता है इनमें। बाकी जो पैरामीटर्स हैं, माइनिंग के पैरामीटर्स हैं, ब्लास्टिंग के पैरामीटर्स हैं, और भी जो दूसरे इश्यूज हैं, जो पॉल्यूशन के जो फैक्टर्स हैं, वो सब सेम रहते हैं। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है। हो सकता है फ्यूचर में कि 500 हेक्टेयर से ज़्यादा के भी प्रोजेक्ट वो स्टेट को ट्रांसफ़र कर दें। अब इसमें कुछ चिंताएं भी हैं। देखने में तो ये अच्छा है कि केंद्र सरकार अपने जो पावर्स है उसको स्टेट गवर्नमेंट को दे रही है, लेकिन देखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस संबंधित जो प्रोसेस को अडॉप्ट किया है वो लीक प्रूफ नहीं है। उसमें वायलेशंस हो रहे हैं और ये वायलेशंस पब्लिक डोमेन में भी आ गए हैं। ये वायलेशन किस तरह से हैं कि इसी या एनवायरनमेंट क्लियरेंस देने की जो प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं पर कोई कमी है। जैसे मध्य प्रदेश का एक केस है। यहाँ पर 237 जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें एनवायरनमेंट क्लियरेंस ग्रांट किया बिना एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी के रिकमेंडेशन के। क्योंकि एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी के सामने प्रेजेंटेशन होता है, उस प्रेजेंटेशन के बाद में जब एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी इस बात के लिए पूरी तरह से श्योर हो जाती है कि जो प्रोजेक्ट उसके सामने लाया गया है वो पूरी तरह से जो सेट एनवायरनमेंट के पैरामीटर्स हैं उनको फॉलो करता है, विद इन द नॉर्म्स हैं, तभी उसको एनवायरनमेंट क्लियरेंस ग्रांट किया जाता है। और यदि कोई कमी पेशी है तो
कमेटी उसको पूरा करने का मौका भी दे रही है। और यदि तब भी प्रोजेक्ट में जो प्रोजेक्ट अपोनेंट है उन कमियों को दूर नहीं कर पाता तो प्रोजेक्ट परमानेंटली डिफर हो जाता है। तो देखा ये गया है कि ये जो मध्य प्रदेश का केस आया जिसमें कि ये वायलेशन किया गया, अब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। हुआ क्या, अब ये 237 प्रोजेक्ट पूरी तरह से इनएक्टिव हो गए। जब तक उनको उनके मामले में सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आता तब तक आगे कुछ काम इसमें हो नहीं सकता। इसी तरह का एक उदाहरण मेघालय राज्य से भी है। वहाँ पर एक प्रोजेक्ट आया सामने सिया के, जो मेघालय में जो सिया है उसमें जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट और मैनेजमेंट प्लान जमा किया गया, कई जगहों पर उसमें जो रेफरेंस है वो गुजरात स्टेट का है। तो वहाँ पर ये इशू आ गया कि जब ये प्रोजेक्ट मेघालय में है कि गुजरात में है, ये छोटा सा इशू आ गया। मतलब क्या है, प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट ने भी नहीं देखा कि उसमें जो EIA रिपोर्ट में क्या जा रहा है। सिया ने जब उसकी स्क्रूटनी की होगी उसने भी इसको इग्नोर किया। मतलब मल्टी लेवल पर इसमें कई बार फेल्योर्स के चांसेस भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो उससे क्या लगता है कि ये जो कैजुअलनेस है ये प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट पे भारी पड़ जाती है। और इसकी वजह से ये जो डिसेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है ये सोच के कि अब जो स्टेट एजेंसीज हैं वो सक्षम हैं, तो ये जो फैक्टर्स हैं, जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं, ये भी सामने आते हैं। और यदि स्टेट को ट्रांसफ़र हो रहा है तो स्टेट को अब पूरी तरह से चाक चौबंद रहना पड़ेगा कि उनके यहाँ वो मशीनरीज़ को स्मूथ करें और इस तरह की फॉल्ट्स नहीं आए। और जो मीटिंग्स हैं वो नियमित तौर पर हों। केंद्र सरकार में जब MOEFCC में एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी की मीटिंग नियमित तौर पर होती है और उसकी वजह से प्रोजेक्ट के एनवायरनमेंट क्लियरेंस में लगने वाला समय भी जो पहले 2 से 3 साल होता था अब वो 1 साल के अंदर हो गया है। लेकिन अब जैसे हमने अभी उदाहरण देखे, अब इस तरह के वायलेशन सामने आएंगे तो प्रोजेक्ट इसी मिलने में समय लगेगा। और स्टेट की जो एजेंसीज है उनकी मीटिंग भी समय समय पे नहीं होती हैं, तो निर्धारित समय पे नहीं होती हैं। तो ये सब ध्यान देने की भी अब स्टेट को आवश्यकता है। फिर एक चीज़ और भी चिंता की बात है कि ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन कि जो सूचनाएं हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट एक सेंसिटिव इशू है, स्थानीय स्तर पर भी है, राज्य के स्तर पर भी है, केंद्र के स्तर पर भी है और ग्लोबल लेवल पर भी है। ये बहुत सेंसिटिव इशू है। हमारे हवा, पानी, ज़मीन और भी जितने भी इशू जिससे हो सकते हैं हम सबको प्रभावित करते हैं और इसी वजह से ये बहुत सेंसिटिव इशू है। तो इसमें इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। यदि कोई प्रोजेक्ट आया है सिया के पास में तो प्रोजेक्ट के सारे डॉक्यूमेंट A to Z, वो उसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट्स हों, उसका टर्म ऑफ रेफरेंसेस हो, उसके संबंध में जो डॉक्यूमेंट दिए वो हों, एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी की मीटिंग में क्या-क्या हुआ, उसकी इन्फॉर्मेशन। यदि कोई वायलेशन हुआ है तो वायलेशन को के जो नोटिसेस हैं और वायलेशन को कैसे मीट आउट किया है, उसके मिटिगेशन मेथड क्या-क्या दिए हैं। इसी तरह से जो कंप्लायंस रिपोर्ट हैं वो समय पे जमा हो रही है कि नहीं और उनके जो कंप्लायंस रिपोर्ट्स हैं वो भी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर, स्टेट की जो सिया की जो वेबसाइट है उस पे सभी प्रोजेक्ट्स के अपलोड होना चाहिए, समय पे अपलोड होना चाहिए। क्या-क्या ऑर्डर्स इश्यू किए गए, A to Z इन्फॉर्मेशन। इसमें गोपनीयता की कोई आवश्यकता भी नहीं है। क्यों? कि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ख़राब होती है, बहुत डेंजरस होती है। मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से जो स्टेट का जो डेवलपमेंटल एटीट्यूड है वो डिस्टर्ब होता है। प्रोजेक्ट एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट हो जाते हैं। हम देख 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 रहे हैं कि कैसे पश्चिम बंगाल के सिंगूर में मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से पब्लिक में एक प्रोजेक्ट के को लेके मास एजिटेशन हुआ और वो प्रोजेक्ट गुजरात शिफ्ट हो गया और वहाँ सफलतापूर्वक चल रहा है। इससे क्या हुआ कि प्रोजेक्ट के पैरामीटर मतलब सही थे, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से लोकल लोगों ने उसको सपोर्ट नहीं किया और दूसरे लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया और प्रोजेक्ट सफल हुआ है। नुकसान किसको हुआ? राज्य सरकार को नुकसान हो। तो इसीलिए जितने भी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए इंफॉर्मेशन है एनवायरनमेंट से संबंधित
वो सारी की सारी मिनिस्ट्री की और सीआर की जो वेबसाइट है उस पर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ एक कवर पेज लगा दिया। डिटेल रिपोर्ट हो, क्योंकि एक्सपर्ट तो उसको पढ़ेंगे ही, साथ में जो नॉन एक्सपर्ट्स हैं, जो कि सामान्य लोग हैं, वो भी किसी ना किसी माध्यम से जानकारी चाहते हैं, और जब जानकारी नहीं मिलती है तो वो एनजीटी में आते हैं। एनजीटी में फिर प्रोजेक्ट के बारे में जो डिसीजन देने में भी समय लगता है। तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव है कि प्रोजेक्ट आए, जो प्रदेश है उसमें इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट हो, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भी कोई भी स्टेट हो वो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करे। एनवायरनमेंट के जो पर्यावरण की जो स्वीकृति नहीं मिलती है, उसमें डिले होता है, तो मिस इन्फॉर्मेशन एक सबसे बड़ा कारण होता है। तो सुझाव इसमें ये है कि ये जो डिसेंट्रलाइजेशन का जो सेंट्रल गवर्नमेंट सोच रही है माइनिंग प्रोजेक्ट्स के 500 हेक्टेयर तक को लेकर, तो अप्रोच ऐसी हो कि जो एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी है उसकी मीटिंग निर्धारित समय पर हो, प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस भी जल्दी मिले, और जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो और अनरिस्ट्रिक्टेड अवेलेबल हो। ऐसा नहीं हो कि जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है वही देख पा रहा, जनता से जुड़ा हुआ कोई भी आदमी सिया की या परिवेश पोर्टल की जो साइट है उस पे जाके आराम से देख सके, जैसे हम गूगल में किसी भी इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, उसी तरह से वो फ्री एक्सेस पे होना चाहिए। नहीं होगा तो प्रोजेक्ट्स को लेके और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को लेके हमेशा कंफ्यूजन रहेंगे, और उसका नुकसान सभी को होगा। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आपके इस चैनल का नाम आरडी इनसाइट से बदलकर ज्ञानवाणी हो गया है। आगे इसी चैनल से आपको वीडियो फीड्स मिलते रहेंगे। इस चर्चा में मेरे साथ आप बने रहें। आपका बहुत बहुत आभार। फिर मिलते हैं किसी और विषय पर बात करेंगे। थैंक यू।